ये आकाशवाणी का ग्वालियर है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। अपनी बात की शुरुआत में एक किस्से से करना चाहूंगी। एक शिक्षक ने कई सारे गुब्बारों में हवा भरी और एक क्लास में ले गए, जहां उन्होंने क्लास के बच्चों से कहा कि प्रत्येक बच्चा एक गुब्बारा ले और उस पर अपना नाम लिखे। बच्चों ने वैसा ही किया और फिर शिक्षक ने उन गुब्बारों को आपस में मिला दिया। क्लास में खूब सारे गुब्बारे हो गए जो आपस में मिल गए। इसके बाद शिक्षक ने छात्रों को निर्देश दिया कि अब सभी बच्चे अपने अपने नाम का गुब्बारा खोजें। क्लास में अफरा तफरी सी मच गई। बच्चों को अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिल रहा था। तब शिक्षक ने बच्चों से कहा कि ठहरो, आप सभी अपने अपने निकट का गुब्बारा उठाएं और उस गुब्बारे पर जिस भी बच्चे का नाम लिखा हो उसे सौंप दें। इस तरह सारे बच्चों को उनका नाम लिखा गुब्बारा मिल गया। दोस्तों, इस गुब्बारे की तरह ही होती है खुशी, जो दूसरों से ही मिलती है। यदि हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, सद्भाव रखते हैं, तो हमें एक संतोष मिलता है और ये संतोष खुशी का बड़ा भाई होता है। तो जहाँ भाई होगा वहाँ बहन भी ज़रूर होगी, यानी संतोष मिलेगा तो खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, खुशी एक ऐसा भाव है कि इसे बांटोगे तो ये और बढ़ती है। जी हाँ, खुशी या प्रसन्नता का गणित ऐसा ही होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि हाथ किसी का न पकड़ो, लेकिन साथ किसी का न छोड़ो। अगर इतनी सी भी खुशी हम किसी को देते हैं तो हमें इतनी सारी खुशी मिलती है। और समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी में ही अपना संतोष, अपनी खुशी देखते हैं। दूसरों की मदद कर जिन्हें बेपनाह खुशी मिलती है और वे अपने जीवन का उद्देश्य ही इसे बना लेते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हैं मेघा तिवारी। मेघा तिवारी के माता पिता दोनों ही बोल सुन नहीं सकते। होश संभालते ही मेघा ने माता पिता को सांकेतिक भाषा में बात करते देखा। मेघा कुछ बड़ी हुई तो माता पिता की आवाज़ बनी। किशोरावस्था में ही उन्हें लगा कि जब मैं माता पिता की आवाज़ बनी हूँ तो क्यों ना ऐसे ही और दूसरे लोगों की भी आवाज़ बनूं। और तब मेघा ने सांकेतिक भाषा में निपुणता हासिल की और जुट गई समाज सेवा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए मेघा ग्वालियर में ब्रांड एम्बेसडर भी रहीं और उस दौरान उन्होंने बोल सुन न सकने वाली बेटियों की मदद की, उनकी आवाज़ बनी। मेघा तिवारी से हमने विस्तार से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। मेघा जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है आकाशवाणी ग्वालियर के इस कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। मेघा जी, आपने साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा कब और कैसे सीखी? सांकेतिक भाषा मैंने अपने माता पिता से सीखी। उन्होंने ही मुझे सांकेतिक भाषा का ज्ञान दिया और हमारे परिवार में भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता था। तो इस तरीके से मुझे सांकेतिक भाषा अपने आप ही आ गई थी। मेरे जो मम्मी पापा हैं वो दोनों ही बोल सुन नहीं सकते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं हिंदी में मूक बधिर। जी, वो बोल सुन नहीं सकते हैं और इसकी वजह से हमारे घर में जो भाषा का प्रयोग होता था वो सामान्यतः सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता था। अच्छा। इस वजह से मुझे सांकेतिक भाषा का ज्ञान बचपन से ही रहा। तो ये जो सांकेतिक भाषा है एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेरी अपनी मातृभाषा के रूप में ही मेरी अपनी भाषा है। जब आपने होश संभाला होगा तो अपने माता पिता को साइन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते देखा होगा। जी जी जी। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई बहन हैं। मैं बड़ी हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। तो भाई बोलता है? जी जी जी। अच्छा, जब आपने होश संभाला और आपने अपने मम्मी पापा को सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते देखा होगा तो आप भी नेचुरली वही सीखेंगी जो कि आपकी माँ जो आपके साथ इस्तेमाल करेंगी, चाहे वो सांकेतिक हो चाहे बोलने वाली हो।
पर आप तो बोल सकती थी, ये आपके मम्मी पापा को समझ में आया होगा, तो फिर आपने बोलना कैसे सीखा? क्योंकि कहते हैं कि बच्चा जो है वो माँ से ही बोलना सीखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली ऐसा था कि पेरेंट्स से तो मुझे सांकेतिक भाषा मिली, जो मूक भाषा है, जिसमें कोई आवाज नहीं होती, उसमें कोई ध्वनि नहीं है। और पर अगर बोलने वाली भाषा पे जाएंगे तो सबसे पहले मतलब जब शायद बच्चा बोलना सीखता है या सुन के चीजें को समझता है, एक छोटी सी स्टोरी है उसके पीछे जो बहुत फनी टाइप की भी लगेगी। जैसे कि मेरा जब शायद पहला जन्मदिन था, तो मेरे पिताजी ने मेरे मामा जी से डिमांड करी कि आप इसको कुछ भी मत दीजिए, पर टीवी दिला दीजिए हमको। तो उन्होंने बोला टीवी आप लोग देखेंगे क्या करेंगे, बच्ची छोटी है। तो बोले नहीं कि आप टीवी दिलाइए, क्योंकि हम उसमें डिस्क लगवाएंगे और उसमें चैनल जो चलेंगे तो हमारी बच्ची को वो सुनाएंगे हम जी। वो टीवी आई घर में, तो डिस्क लगी और मेरे को पापा मम्मी खुद टीवी के सामने बिठाते थे, टीवी चालू करते थे, वॉल्यूम तेज करते थे कि मैं वो सब चीजें सुनूं। और वो मेरे भाव पड़ते थे चेहरे के कि मैं कौन सा चैनल देख के हंस रही हूँ, या मैं किस गंभीर अवस्था में हूँ, या मैं कोई चीज गुनगुना रही हूँ, गाने हैं या डांस है कुछ भी। तो उनको बहुत अच्छा लगता था, उनको समझ में आता था कि हमारी बच्ची सुन रही है और वो भाव कुछ ना कुछ दे रही है। अच्छा। फिर दूसरी बात ये थी कि आस पड़ोस में जो लोग थे उनसे भी सीखा बोलना। और फिर उसके बाद तो विद्यालय होता ही है जो हमको निपुण बनाता है। यानी कि आवाज की दुनिया का पहला परिचय तो आपका टीवी के माध्यम से हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा। बच्चा थोड़ा जब बड़ा होता है तब अड़ोस पड़ोस संपर्क में आता है, दूसरे बच्चों के, बड़ों के, और उसके बाद फिर वो विद्यालय में जाता है। लेकिन बच्चे का पहला विद्यालय उसकी माँ ही होती है। जी बिल्कुल। तो साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा की मैं बात करूंगी, तो इसमें क्या इंटरनेशनल लेवल पर ये एक ही होती है? जब हमने माता पिता से सीखी तो वो सांकेतिक भाषा थी। अच्छा। पर अब जब हमने इसमें कोर्स किया, डिप्लोमा कोर्स कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज जो इंडियन साइन लैंग्वेज बोला जाता है, उनका भारतीय सांकेतिक भाषा है, वहाँ प्रोफेशनल लैंग्वेज हो जाती है वो। तो उस लैंग्वेज को जब मैंने सीखा तो एक इस तरीके से रहा कि मेरी एक डिप्लोमा कोर्स हुआ और उसके बाद मैं उसको प्रोफेशनली इंडिया में यूज कर सकती हूँ, कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाके एज एन ट्रांसलेटर, अनुवादक के रूप में। बट इंटरनेशनली हम इसको नहीं कह सकते। अच्छा। क्योंकि जो भारतीय सांकेतिक भाषा है वो सिर्फ भारत में ही प्रयोग होती है। अच्छा। और इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज बिल्कुल अलग लैंग्वेज है जो हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके सीखनी पड़ती है। अच्छा। मतलब किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो इसको सिखाते हैं वहाँ जाके हमें इसको सीखना पड़ता है। तो आपने भारतीय सांकेतिक भाषा में निपुणता हासिल की है ना? जी जी जी। अच्छा, तो ये पूरे इंडिया में एक तरह की होती है, इसमें कोई हिंदी या इंग्लिश वाली बात नहीं होती? सांकेतिक भाषा है वो किसी भी भाषा पे निर्भर नहीं करती है, चाहे वो मौखिक में कोई भी भाषा हो। और ये अपनी एक अलग ही भाषा है जो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है ये अपने आप में एक तरीके से। टीवी पर कई बार जो समाचार आते हैं जो ना बोल पाने वाले और ना सुन पाने वालों के लिए होते हैं, तो उसमें जो वो न्यूज रीडर होती है वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करती है, तो कुछ लिप्स भी हिलाती है। लिप्स रीडिंग हम कर लेते हैं क्योंकि हम सुन पाते हैं, तो क्या लिप्स का भी इस्तेमाल होता है हाथों के साथ साथ सांकेतिक भाषा में? ऐसा कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं है कि हम लिप रीडिंग इसमें करते हैं या लिप साइन करते हैं। ये इसलिए होता है कि हर एक जो भी इंटरप्रेटर है उसकी अपनी क्वालिटी होती है। कोई अपने भाव को प्रकट करने के लिए बोलता है साथ में, या कोई ऐसा होता है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते करते वो थोड़ा थोड़ा अपना लिप्स उसको वो कुछ ना कुछ वर्ड्स को बोल रहा है, पर इसमें इसका कोई भी मतलब हस्तक्षेप नहीं है। लिप रीडिंग अपने आप में अलग चीज है और सांकेतिक भाषा अपने आप में अलग चीज है। यानी सांकेतिक भाषा में हाथों का और चेहरे के भाव का इस्तेमाल होता है ना? जी जी, हाथों का और चेहरे का। बिल्कुल। तो आपने माता पिता के कारण सांकेतिक भाषा सीखी, उसके बाद आपने इसमें निपुणता हासिल की और उसके बाद आपको लगा कि इस तरह के जो बच्चे हैं मूक बधिर, उनके लिए मैं कुछ मदद करूं। तो आप किस तरह से इन बच्चों की मदद कर रही हैं, बच्चों की या बड़ों की भी? कि मैंने सांकेतिक भाषा जब नहीं सीखी थी, जब सिर्फ मेरे अपने माता पिता से ही वो सांकेतिक भाषा मेरे में आया था कि ये सांकेतिक भाषा है, मैंने तभी से ही समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया था। एक संस्था है डीप एजुकेशन मल्टीटास्क सोसाइटी। निपुणता हासिल करने से पहले ही मैंने उस संस्था को रजिस्टर भी करवा लिया था और सामाजिक क्षेत्र में काम भी शुरू कर दिया था मैंने। उसके बाद बस मैंने एक चीज जरूर की
कि एक हाथ में जब मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री आ गई तो मैं एज अ इंटरप्रेटर मैंने वर्क जरूर किया, जो अनुवादक जो हम कहते हैं, जो हम किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हम उसका प्रयोग कर सकें, वो मैंने जरूर उसके बाद किया है। जब मैं 17 साल की थी, 12th पास आउट ही किया था मैंने। अच्छा। तभी मैंने ये काम जो है समाज में कई सारे क्लब हैं ग्वालियर में जो मूक बधिर क्लब्स थे, उनके साथ जुड़ के उनको मैंने सपोर्ट देना शुरू कर दिया था। सांकेतिक भाषा का जहाँ जहाँ उनको जरूरत पड़े वहाँ मैंने मीडिएटर बन के बहुत काम किया था। अच्छा अच्छा। तो किस तरह से आप मदद करती थी इन बच्चों की? सबसे पहले मैं जो बड़े थे उनके क्लब्स में जुड़ के मैंने उनको अनुवादक के रूप में मैंने उनकी मदद की थी। अच्छा। क्योंकि उनकी भाषा हर कोई नहीं जानता और हर कोई उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता। तो वो जो माध्यम होता है कि मैं उनकी बात समझ के किसी थर्ड पर्सन को समझा सकूं और फिर उनकी बातें समझ के उनको सांकेतिक भाषा में समझा सकूं, ये मैंने डिग्री हासिल करने से पहले ही शुरू कर दिया था। जो श्रवण बाधित हैं और बोल नहीं पाते हैं और उनकी कोई समस्या है, चाहे वो समस्या उन्हें डॉक्टर को बतानी हो, चाहे अपनी वो समस्या उन्हें किसी प्रशासनिक अधिकारी को बतानी हो या पुलिस अधिकारी को बतानी हो, तो उस तरह से भी आपने मदद की होगी, है ना? जी, इसी तरीके से मैंने काम शुरू कर दिया था। क्योंकि बड़ा मुश्किल है उनको अपनी बात कह पाना कि उन्हें क्या समस्या या क्या दुख है। एक तरह से उनकी आवाज बनी आप। हाँ, और मतलब मैं इसी के बारे में बताने वाली थी कि ये सब जो ख्याल था वो ऐसे आया मुझे कि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं अपने माता पिता की आवाज बनी हूँ और बचपन से लेके बड़े तक मैं सिर्फ माता पिता की आवाज बन के, उनके कान बन के, मैं हमेशा ये ही मतलब जो मध्य वाला जो काम है मीडिएटर वाला, वो मैं बचपन से करती आ रही हूँ। और जब मेरे को और मूक बधिर मिले और उन लोगों की समस्याएं मेरे को समझ में आई, उन लोगों ने मुझे खुद से जोड़ना चाहा, तो फिर मुझे जुड़ने में और भी पसंद आया। मैंने कहा जब मैं 2 लोगों की आवाज बनी हूँ तो मैं क्यों ना सबकी आवाज भी बन सकती हूँ। बहुत बढ़िया। आपके अंदर वो जज्बा था कि आप लोगों की मदद के लिए आगे आए। अच्छा जी, आपके माता पिता को तो खैर आप पर गर्व होगा ही कि आप उनकी आवाज बनी, लेकिन कहीं संतोष भी बहुत होगा इस समय। तो कभी ये लगता था कि आपको ये बोल या सुन नहीं पाते हैं तो कमी रह गई हो उनको अपनी बात कहने में? कभी भी महसूस नहीं हुआ कि पेरेंट्स बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और हमारे जीवन में कहीं भी कुछ कमी रह रही हो उसके वजह से। क्योंकि हमारे घर का माहौल ही इस तरीके का था कि सांकेतिक भाषा में हम हर बातें कर लेते थे। मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो हमसे छूटती हो। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी, बहुत छोटे का है। मैं बहुत छोटी थी तो हम किराए से रहते थे एक जगह, तो घर के पास में ही कहीं झगड़ा हो रहा था। अब ये तो था कि मेरे मम्मी पापा उसको देख सकते थे कि हाँ 2 जने आपस में कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि उनके चेहरे के भाव से लग रहा है कि झगड़ा हो रहा है। पर अब क्या करे, वो समझ में तो नहीं आ रहा। तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि तू सुन क्या, वो क्या कह रहे हैं। तो मैं वो सुन के आके उसी भाव में उनको बता देती थी। तो मतलब कि कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारे घर में कोई भी अंतर है दूसरों के घरों की अपेक्षा, अगर देखा जाए तो। तो आपकी जो संस्था है, जो आपने 17 साल की उम्र में बता रही रजिस्ट्रेशन किया, तो उस संस्था से आपने किस किस को जोड़ा और किस तरह की मदद उस संस्था को मिली? हमारी जैसे संस्था थी, जब मैंने स्टार्ट करना चाहा संस्था, तो मैंने सिर्फ अपने, मेरे पापा जैसे हैं बोल सुन नहीं सकते, उन्हीं के कुछ दोस्त हैं जो बोल सुन नहीं सकते हैं, मैंने सिर्फ उन लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। मतलब पूरी जो हमारी मेंबर कम्युनिटी जो थी, उस पूरी कमेटी में सब वैसे थे जो बोल सुन नहीं सकते हैं। मतलब बोलने वाला व्यक्ति सिर्फ मैं अकेली थी उसमें। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही रहा कि पूरा जीवन माता पिता के साथ निकला और मेरे साथ भी ये था कि मैं जो नहीं बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, उनके साथ ज्यादा अच्छे से मर्ज हो जाती थी। पर जो बोलते हैं, सुनते हैं, उनके साथ जुड़ने में या उनके साथ मिलने में मुझे बहुत समय लगता था। तो ये चीज मेरे साथ शुरू में रही थी, तो मैंने इसलिए अपनी पूरी मेंबर्स जितने भी थे वो सारे मूक बधिर ही लिए थे। और उसके बाद से हमने सोसाइटी अपनी रजिस्टर्ड की और हमने फिर उसके अंतर्गत फिर हमने कई क्लब्स की मदद करी एज एन इंटरप्रेटर। कई लोगों की पारिवारिक समस्याएं थी जो हमने अपनी संस्था के माध्यम से सुलझाई भी। बहुत बढ़िया। तो ऐसा हमने शुरू में कुछ काम किया था। मेघा जी, अभी शादी होकर ग्वालियर से आप उज्जैन पहुंच गई हैं, तो हाँ जी, ये संस्था अभी अस्तित्व में है तो कहाँ है? जी, अभी वो अस्तित्व में है और ग्वालियर में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसी कैंपस में ही एक हॉल है जो हमको प्री नर्सरी सर के समय पे हमको मिला था और उसी हॉल में हम अपना एक प्री स्कूल संचालित करते हैं मूक बधिर बच्चों के लिए। अच्छा। तो आप उज्जैन में हैं और वो स्कूल यहाँ ग्वालियर में चल रहा है, तो किस तरह से मदद करती हैं?
अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पर जब मैं उज्जैन शिफ्ट हो गई थी तब भी ऐसे ही चल रहा था कि मैं यहाँ से वीडियो कॉलिंग पे वहाँ पे पूरा देखती थी, क्लासेस वगैरह थी। मैं जो क्लास लेती थी वो वीडियो कॉलिंग से ही लेती थी और इसी तरीके से चल रहा था हमारा। और वहाँ पे भी हमारे कुछ शिक्षक हैं जो खुद मूक बधिर हैं। अच्छा। मतलब हमारा जो स्टाफ है टीचर्स का वो सब मूक बधिर है। अच्छा। और वो भी वहाँ पे जो है बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, उन सबको पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे से वो मैनेज हो जाता है। तो आपकी संस्था को कोई सरकारी मदद मिल रही है क्या? नहीं, संस्था को किसी भी तरीके की सरकारी मदद नहीं मिलती है। अच्छा, तो इसका खर्चा किस तरह से चला रही हैं आप? मैं स्वयं से उसको करती हूँ। और अरे वाह। दूसरा, समाज में कुछ लोग हैं जो हमको कहीं ना किसी तरीके से मदद करते रहते हैं, तो इस तरीके से हम उसको संचालित कर रहे हैं अभी तक। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपका जज्बा बहुत अच्छा है। तो जब कोई एक व्यक्ति आगे बढ़कर समाज में इस तरह से मदद का काम करता है और लोगों के हित का काम करता है तो दूसरे हाथ भी आगे बढ़ते हैं निश्चित रूप से। जी जी। अच्छा, जब ग्वालियर में थी तब 2017 में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रही, तो उस दौरान भी आपने बेटियों के लिए भी कुछ कार्य किया होगा, तो वो भी बताइए। अगर मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला तो मेरे लिए पहले तो बहुत गर्व की बात हुई जी बिल्कुल। कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे उस पड़ाव पे कहीं ये वाला मौका भी मिलेगा और मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी। और जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं मूक बधिरों के लिए तो काम कर रही थी, पर एक टैगलाइन बनने के बाद कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे मूक बधिर बच्चियों पे काम करना चाहिए और मूक बधिर महिलाओं पे काम करना चाहिए, जो अलग से करना चाहिए मुझे कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने वहाँ से एक कैंपेन शुरू किया, कुछ लोगों के साथ वो कैंपेन किया जिसमें हमने घर घर जाके डोर टू डोर हमने कोशिश करी कि हम हर वार्ड में जाके बच्चों को ढूंढें और उसमें अगर हमको बच्चियां मिलती हैं तो उनके पेरेंट्स को हम कन्विंस करें किसी भी तरीके से कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें और बच्चों को शिक्षित करें। इस तरीके से हम कैंपेन चलाया। और दूसरा, हमने महिलाओं के लिए इस तरीके से कैंपेन चलाया कि कई सारी महिलाएं जो होती हैं मूक बधिर होती हैं, तो शायद वो अपने पेरेंट्स से कुछ बात कहना चाहती हैं या वो किसी तकलीफ में रहती हैं तो उनकी भाषा हर कोई समझ नहीं पाता। और दूसरा होता है शादी के बाद अगर वो प्रताड़ित हो रही हैं, अगर वो किसी तकलीफ में है तो वहाँ उनके साथ उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। तो हमको जब ऐसी महिलाएं मिली तो हमने उनको बहुत ज्यादा जागरूक किया। हमने उनको बताया कि आप जैसी और सारी भी कितनी सारी महिलाएं हैं, उनको इस तरीके से अपनी संस्थाएं बुला के कई सारी प्रेजेंटेशन दिखाई, उनको कई सारी चीजें ऐसी हमने जो पूरे इंडिया में चल रही हैं, जो और महिलाएं कर रही हैं जो मूक बधिर है, उनसे उनको तरीके से उनको अवेयर करने की कोशिश करी और उनको बहुत पावरफुल बनाना कि हाँ आप सब कुछ कर सकती हो। फिर किसी को सिलाई से जोड़ा तो किसी को कंप्यूटर से जोड़ा, तो हमने कोशिश किया कि आत्मनिर्भर बनाया जाए कि उसमें काबिलियत है और उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। 1 साल तक हमने इसको जरूर काम किया था। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी महिलाओं को आपने आत्मनिर्भर बनाया होगा। तो महिला जब आत्मनिर्भर होती है तो फिर वो बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति भी पा जाती है। जी जी जी। अभी उज्जैन में हैं आप, तो वहाँ भी आप इस तरह का कोई कार्य कर रही हैं? जी, उज्जैन में मैं हूँ तो यहाँ पे तो मैं ऐसा कुछ अलग से नहीं कर रही हूँ, बट हाँ यहाँ पे एक स्पेशल कॉलेज है जहाँ पे बच्चों को डीएड और बीएड पढ़ाया जाता है। अच्छा। तो वहाँ मैं जरूर क्लासेस लेती हूँ जहाँ मैं उनको बताती हूँ कि डेफ कम्युनिटी क्या है, डेफ कम्युनिटी के बारे में उनको जो मेरी क्लासेस रहती हैं, जो मेरा फील्ड है, मैं वो सब चीजें उनके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा अभी जब ये कोविड-19 का संक्रमण काल चल रहा है तो बहुत सारी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है, तो जो लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो तो दूरदर्शन से, रेडियो से प्रसारित समाचारों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से सतर्क हुए, जागरूक हुए और अब हर किसी को रटा पड़ा है कि किस तरह से हम कोविड-19 के संक्रमण से बच सकते हैं, मास्क का इस्तेमाल करके, सैनिटाइजर से हाथ साफ करके, साबुन से हाथ धो करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। तो यही गाइडलाइन आपने जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए अपनी सांकेतिक भाषा में तैयार की है? इसके लिए मैंने कई सारी कोशिश करी, जो का आइडिया मुझे शायद अपने हस्बैंड को देना चाहिए कि उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि जितने भी कोविड-19 को लेके जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब कोई भाषण देते थे या उसके बारे में कोई गाइडलाइंस हमको प्रोवाइड करते थे, तो
वहाँ मैंने घर पे ही अपने साधन के हिसाब से मैंने टीवी के बगल में खड़े होके अरे वाह, पूरे भाषण को इंटरप्रेट किया और लाइव उसको मैंने अपने फेसबुक पे डाला था। बहुत बढ़िया। और इसका कारण ये था कि मेरे से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, जितने मुक़्तदर दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं, वो लोग इससे वंचित ना रह जाएं कि समाज में लोग हैं और वो मास्क लगा रहे हैं, आजकल ये सैनिटाइजर मिल रहा है, पर ये सब क्यों हो रहा है, या लॉकडाउन हो गया है तो उसका कारण क्या है, वो इन सब चीजों से कि वो अनजान ना रहें। जी, तो इस तरीके से मैंने हर भाषण को जो भी था उसको मैंने सांकेतिक भाषा में करके कंटिन्यू उसको लाइव किया। जी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब भी भाषण देते हैं या कोविड-19 पे गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो उसको भी मैंने सांकेतिक भाषा में अपने फेसबुक पे उसको लाइव किया था कंटिन्यू। वाह, ऐसा मैं कंटिन्यू करती रही। उससे एक और चीज निकल के आई, जो न्यूज चैनल्स होते हैं जो मुझे जानते हैं या मेरे काम को पहचानते हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी। उन्होंने भी अपने चैनल्स पे वो सांकेतिक भाषा में छोटी छोटी वीडियोस जो थी कि सैनिटाइजर यूज कीजिए, कोरोना में आपको किस तरीके से सेफ्टी करनी है, तो वो सब चीजें सपोर्ट करी। बहुत सारी सोशल मीडिया से बहुत सपोर्ट मिला और बहुत सारे लोगों तक मैं ये बात पहुंचा सकी। बिल्कुल। यानी कि आपने जो छोटे छोटे वीडियो तैयार किए, चैनल्स ने वो प्लेटफॉर्म दिया आपको कि आपके वो वीडियोस और लोगों तक पहुंच सके। जी 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 जी। बहुत अच्छा काम आपने किया मेघा जी, और सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक से, सिर्फ अपने आप से उत्साहित होकर, किसी ने आपसे करने के लिए ऐसा कहा नहीं। मेघा, अब आपकी शादी हो चुकी है और एक प्यारी सी छोटी सी बेटी की आप माँ हो जी। और बहुत सारा काम करती हो समाज सेवा का, तो अब आपको फुर्सत मिल पाती है? कैसे आप घर से समय निकालती हो सबके लिए? मेरी छोटी बेटी है और वो अभी 9 महीने की है और माँ बनने के बाद मुझे और भी फील हुआ कि छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उन सब की फीलिंग्स अपन उस समय फील नहीं कर पाते थे कि माँ की फीलिंग क्या होती है। अब पता चलता है कि जो बच्चे नहीं बोल पाते, सुन पाते हैं और वो अपने माँ को कैसे अपनी बातें बताते होंगे, वो मुंह से कुछ बोल नहीं पाते, और माँ भी अपने बच्चे से कैसे बात करती होगी, वो दर्द कितना असहनीय होता होगा एक माँ के लिए। कि जब आप छोटी थी और आपकी माँ बोल करके अपना प्यार दुलार प्रकट नहीं कर पाती होंगी, तो उनका दर्द ये आप चीज मैंने महसूस कर फील पा रही करी। जी जी, ये मैंने अब महसूस किया अपनी बच्ची के होने के बाद। और आज भी अपना जो समाज में जो समय देना है वो मैं आज भी देती हूँ। उसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिलता है। हम दोनों ने टाइम ही इस तरीके से मैनेज करके रखा है कि घर के काम हम दोनों मिलके करते हैं। उसके बाद बच्ची को संभालना बहुत बड़ा टास्क नहीं रहता, और उसी के बीच में मैं अपने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करती रहती हूँ। मैं आज भी शादी के बाद अभी तक रुकी नहीं हूँ, अभी भी मेरी जो राह है वो चल रही है। और बिल्कुल जो राह आपने चुनी है उस पर आप लगातार आगे बढ़ रही हो। कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो एक सफल महिला के पीछे या संघर्ष करने वाली महिला या समाज की सेवा करने वाली महिला के पीछे भी एक पुरुष होता ही है। ये बिल्कुल सत्य बात है। जब आप बालिका होंगी या किशोरावस्था में, युवावस्था में, आपके पिताजी ने आपका सहयोग किया होगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा। तब मेरे पिताजी ने मुझे सहयोग किया था और मुझे आगे बढ़ने के लिए कभी उन्होंने भी नहीं रोका। और शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हैं, उन्होंने भी कभी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं, टोका नहीं, कभी मुझे ये नहीं कहा कि अभी भी आप एक ही काम में लगे हुए हो। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित ही करते रहते हैं और उल्टा आप मुझे वो भी आइडियाज देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। जैसे अभी हाल ही मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो मैंने खुद से मेरे विचार से शुरू किया है। ये कोविड-19 की स्थिति को समझते हुए मुझे ऐसा लगा कि समाज में कई लोगों को सांकेतिक भाषा का एक थोड़ा भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि मैं हर किसी तक हर बार नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल सही बात। और आपके जैसा और कोई भी शायद उन तक कई बार नहीं पहुंच पाता होगा जो सांकेतिक भाषा को जानता हो। जी जी, तो इसका आइडिया मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप छोटी छोटी वीडियोस बनाओ सांकेतिक भाषा में, जिसमें आप बेसिक साइन लैंग्वेज लो और आप उनको यूट्यूब पे डालो। भले समय लगेगा पर बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचेगी। लोगों को जिनको इंटरेस्ट होगा सीखने के लिए वो बेसिक्स तो आपका सीख ही जाएंगे साइन लैंग्वेज का। तो ये अब आप ही बताइए, तो हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया, वरना वो क्यों मुझे किसी नई चीज में इन्वॉल्व करे, पर वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मैंने इसी से ही एक इशारा नहीं करके जो प्रोजेक्ट है वो शुरू भी किया। अच्छा। और उसकी सीरीज जो है वो मैं कंटिन्यू अपने यूट्यूब पे और पेज पे सोशल मीडिया पे शेयर करती रहती हूँ। ठीक है।
तो जिन्हें भी सांकेतिक भाषा को सीखने का शौक होगा वो उस वीडियो को देख सकते हैं। जी जी जी। अच्छा मेघा, एक बात बताइए कि सांकेतिक भाषा के आप कह रही हैं कि पढ़ाया भी जाता है, तो अल्फाबेट्स किस तरह से बताते हैं, लिख करके? नहीं नहीं नहीं, सांकेतिक भाषा मतलब कि पूरा हाथों से। अगर आप अल्फाबेट भी समझाएंगे तो आप अल्फाबेट को लिखकर या चार्ट पे कहीं पे भी आप उसको पॉइंट आउट करके दिखाएंगे और साइन में आप उसको बताएंगे। अच्छा। जैसे कि मैं आपको ऐसा बताती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि हम छोटा बच्चा होता है बोलने, जो बोलता सुनता है बच्चा, उसको हम पिक्चर दिखाते हैं ए का और मुंह से बोलते हैं कि ए है। हाँ। उसी तरीके से मूक बधिर बच्चे को हम पिक्चर दिखाते हैं ए का और सांकेतिक भाषा में बताते हैं कि ये ए है। अच्छा, फिर वो लिखना भी सीख जाता होगा उसको? जी जी, फिर उसके बाद वो उसको लिखना भी सीख जाता है और वो बोल के नहीं, इशारों से उसको बता भी सकता है हमको। मतलब वो समझ गया कि ये ए है ना? ए है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, इस तरह से उनकी पढ़ाई आरंभ होती है। जी जी जी। अच्छा, बाद में जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं इस तरह के लोग, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होती है? जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, लाइक आप 12th क्लास तक की बात कर रहे हैं? और उसके बाद भी महाविद्यालय जी। लेवल की? किसी भी क्लास में बच्चा रहता है, चाहे वो महाविद्यालय में रहे या कॉलेज करे, वहाँ पे भी वो सांकेतिक भाषा से ही पढ़ाई सीखता है। अच्छा। मतलब सांकेतिक भाषा जो है वो हर लेवल पे एक लैंग्वेज है, पूरी एक भाषा है जो बहुत अच्छी, मतलब मानक भाषा जैसी भाषा है जिसका बहुत अच्छे से शिक्षा में प्रयोग होता है। यानी कि जो भी पढ़ाता है टीचर, वो जो लेक्चर देता है या क्लास लेता है वो सांकेतिक भाषा से देता है, लेकिन बुक्स वगैरह वही इस्तेमाल होती हैं जो और लोग पढ़ते हैं ना? जी 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 जी, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जब वो सांकेतिक भाषा सीख जाते हैं तो उन्हीं पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, है ना? जी जी, बिल्कुल सही। तो बहुत विस्तार से आपने सांकेतिक भाषा के बारे में बताया और आप जो कुछ कर रही हैं वो निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत अच्छा है, हितकारी है। और आप जैसे लोग यदि समाज में होते हैं तभी जो कुछ स्पेशल लोग होते हैं उनको मदद मिलती है और बस उनको सहयोग और गाइडलाइन चाहिए होती है। जी जी। तो मेघा जी, आपने समय निकाला, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। मुझे भी इसमें बहुत सारी नई लगी और हमारे श्रोताओं को भी लगी होगी। और मैं भी अब कोशिश करूंगी कि सांकेतिक भाषा के आपके वीडियो देखूं और उससे कुछ सीखूं। जी जी, थैंक यू। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे सांकेतिक भाषा की एक्सपर्ट समाज सेवी मेघा तिवारी से की गई ये बातचीत। श्रोता, कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कल स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया और इस बार फिर चौथी बार इंदौर नंबर 1 पर रहा। ग्वालियर शहर पहले 10 में तो नहीं, लेकिन फिर भी ग्वालियर शहर 46 अंकों की उछाल मारकर 59वें से 13वें नंबर पर आ पहुंचा है और ये हमारे लिए खुशी और उत्साह की बात है। अब हमारा दायित्व है कि हम ग्वालियर को क्लीन और ग्रीन बनाएं। हम अपने अपने घरों की तरह ही बाहर भी स्वच्छता का ध्यान रखें। सभी अपने अपने हिस्से की भागीदारी सफाई अभियान में करेंगे तो निश्चित ही ग्वालियर भी एक साफ सुथरा शहर होगा। और साथ ही दोस्तों, हम सभी को अपने अपने हिस्से की भागीदारी कोविड-19 से लड़ने के लिए भी करनी है। तो जहां तक संभव हो घर में ही रहें और यदि बाहर जाना भी पड़े तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और हर जगह पर, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो चाहे वो कार्यालय हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। तो घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के विविध कार्यक्रम। अब अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।